हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज सैटरडे है, आज हम लोग लगाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कला के, ध्यान दीजिए, कला के आधारित तत्वों में से एक है, क्या है? तो देखिए, कला की दो चीज़ होते हैं। देखिए, एक तो होता है तत्व, एक होता है सिद्धांत। ठीक है, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस कराया आप लोगों को, कला के तत्व और सिद्धांत। अब देखिए, इनमें से आपको तत्व को ढूंढना है, बाकी सारे सिद्धांत है। तो देखिए, कला के 6 प्रमुख आधारित तत्व हैं। कौन कौन से हैं? तो रेखा, आकृति, वर्ण जिसे कि रंग भी कहते हैं, तान, वनय या पोत और अंतराल। ये क्या है? ये जो है आधारित तत्व है। तो अब इसमें से देखिए, आंसर हमारा सही हो जाएगा तत्व, यानी कि रेखा क्या है? कला के आधारित तत्वों में से एक है। बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे सिद्धांत हैं। ठीक है, तो रेखा का प्रयोग, ध्यान दीजिए, रेखा का प्रयोग कला में प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। सर्वप्रथम मानव ने अपनी आत्म अभिव्यक्ति रेखाओं के माध्यम से ही की, इसलिए भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान मानी जाती है। रेखाएं सरल एवं वक्र दो रूपों में पाई जाती है, परंतु वक्र रेखाओं का कला में ज्यादा महत्व है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है, क्या है? भाषण, आयोजन, सीखना या फिर उपरोक्त सभी। तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया क्या है? योजना बनाना गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है, आयोजन गृह व्यवस्था की एक प्रक्रिया है। आयोजन व्यवस्था प्रक्रिया का प्रथम चरण है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि व्यवस्था प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? तो योजना या फिर आयोजन ही इसका प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत पारिवारिक क्रियाओं, साधनों तथा परिवार की बदलती हुई मांगों में से आयोजन एक वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। होम साइंस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही डिटेल में मिलेंगे विथ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। क्लस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। कैसे? देखिए, निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में, या फिर अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ में, दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ में, या फिर उपयुक्त सभी। यानी जो ये विषाक्तता है, क्लस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म जो होती है, तो भोजन को विषाक्त कर देती है, यानी कि दूषित कर देती है। ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, देखिए, स्पेशली डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में इस तरह की विषाक्तता यानी कि पॉइजनेस जो है वो पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म नामक बैक्टीरिया, क्या है यह? बैक्टीरिया के कारण, देखिए, बोट्यूलिज्म नामक पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसका यदि उपचार न किया जाए तो 60 से 65% तक मृत्यु की संभावना हो जाती है। इसका बैक्टीरिया जो होता है, यानी जो जीवाणु होता है, निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों से उत्पादित विषाक्त पदार्थों, स्पेशली डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में इस तरह का बैक्टीरिया क्या है? पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है, कौन सा है? तो अनुसंधान, अध्ययन, विश्वसनीयता, संचार माध्यम या फिर अभिलेख। तो प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है अभिलेख द्वारा ही जो है मूल्यांकन करने में क्या होता है? आसानी होती है। ठीक है, अगर चीज़ें पूरी तरीके से लिखी होंगी, लिखित रूप में होगी, तो हमें उसका मूल्यांकन करने में क्या होगा? आसानी होगा। ठीक है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन एक उपकरण अभिलेख है। मूल्यांकन से प्रसार शिक्षा के स्तर व प्रक्रिया के बारे में विकास का पता चलता है कि उसमें निरंतर विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह फिर किसके द्वारा पता चलता है? तो अभिलेखों, यानी डाटा के द्वारा, यानी जो हम लोग लिखते हैं उससे हमें पता चलता है कि कितना विकास हुआ है और कितना बाकी है, या फिर हुआ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? आप लोग बताइए। तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्विक एनर्जी देता है, यानी बहुत जल्दी अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो किससे मिलेगी? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। और सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा किससे मिलती है? तो वसा से मिलती है। ठीक है, वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि
गणना का सूत्र है। ठीक है, IQ सूत्र क्या है? तो देखिए मानसिक आयु, वास्तविक आयु और इंटू 100 यानी MA मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये क्या है? ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। हमारा आंसर सही हो जाएगा B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यतः होता है कौन सा रोग होता है? तो बेरीबेरी, क्वाशियोरकर, अनीमिया या फिर टाइफाइड। तो देखिए हुकवर्म के प्रकोप से अनीमिया रोग होता है। कैसे होता है? चलिए देखते हैं। हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यतः अनीमिया होता है, यानी कि रक्त अल्पता। ठीक है, रक्त की कमी, हमारे बॉडी में रक्त की कमी, रक्ताल्पता, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम होने पर जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि प्रत्येक लिंग के लिए अलग अलग होता है। यानी बच्चों में हीमोग्लोबिन 10 से 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर रक्त तथा स्त्रियों में 13 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, पुरुषों में 15 से 17 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर जो है रक्त की जो सामान्य मात्रा हमारे में कितनी होनी चाहिए? तो देखिए बच्चों में इतनी होनी चाहिए, स्त्रियों में इतनी होनी चाहिए और पुरुषों में इतनी होनी चाहिए। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और हुकवर्म के प्रकोप से अनीमिया रोग होता है, यानी कि रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मोइरिंग निर्मित होती है। तो मोइरिंग रंग के प्रयोग द्वारा, नमी, ऊष्मा एवं दाब द्वारा, गर्म रोलर्स द्वारा या फिर रसायनों द्वारा। तो देखिए मोइरिंग एक प्रकार की क्या है? यह एक प्रकार की परिसज्जा है। ठीक है, परिसज्जा है वस्त्र की। तो इसमें गर्म रोलर्स द्वारा मोइरिंग निर्मित की जाती है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा C। गर्म रोलर्स द्वारा जो है मोइरिंग निर्मित की जाती है। वस्त्रों के सतह पर पानी की धारियों के समान लहर इसी से उत्पन्न की जाती है। इसके लिए 3 रोलर वाली मशीन का प्रयोग करते हैं, जो कि भिन्न भिन्न आकार की होती है। सबसे ऊपर वाले रोलर पर कपड़ा चढ़ा रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर आप लोगों को पिक देखना है तो मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे लगा मेरे पास इसकी पिक होगी, मुझे याद आ रहा था कि पिक है, बट ये पिक नहीं है, ये बस एक पैरा है। मोइरिंग एक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मोइरिंग होता क्या है। ठीक है, मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मोइरिंग होता क्या है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें हम लोग का वेस्ट होता है? तो बुनने में, आटा गूंथने में, फर्श पोंछने में या फिर डस्टिंग करने में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी हमारी वेस्ट होती है पोछा लगाने में। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन की आई डोंट थिंक की कोई ज़रूरत होगी, सबको ही पता होगा कि झाड़ू पोछा करने में कितनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन K का मुख्य कार्य है। क्या करना है? विटामिन K का मुख्य कार्य रक्त में स्कंदन, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, स्कंदन का मतलब है थक्का जमाना। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, कोलेजन के संश्लेषण में या फिर दृष्टि को बनाए रखने में। तो ये भी आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन K का मुख्य सहयोग होता है। इसका मुख्य कार्य है रक्त में थक्का जमाना। आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ठीक है, बहुत ही फेमस एक्सप्लेनेशन, बहुत ही फेमस जो है डेफिनेशन है किशोरावस्था की। किसने दी है? तो ये दी है स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल के अकॉर्डिंग किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, आरंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था और जो है अंतिम अवस्था। तो सबसे देखिए, बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था क्या कहलाती है? तो पुनर्व्यवस्था काल। ठीक है, कैसे? बालकों के घर छोड़ने पर एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था पुनर्व्यवस्था काल की अवस्था है। जब बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे, विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं और अपनी गृहस्थी इसमें क्या करते हैं? बसा लेते हैं। तो क्या है? पुनर्व्यवस्था काल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सबसे प्रथम अवस्था आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा बीएड में। तो संवेदी पेशी स्तर। ठीक है, संवेदी पेशी स्तर जो है संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं, एड्स जो है वह संचारित होता है।
एड्स संचारित होता है कैसे? चूमने से, रक्तदान से, छूने से या फिर मच्छर के काटने से। तो ये क्या है? तो ये देखिए रक्तदान द्वारा जो है एड्स संचारित होता है। इससे न तो चूमने से होता है, न तो छूने से, और मच्छर के काटने से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, रक्तदान द्वारा एड्स संचारित होता है। एड्स एक लैंगिक रूप से संचारित होने वाला रोग है। यह संक्रमण का प्रमुख कारण है। इसके संक्रमण का कौन सा प्रमुख कारण है? तो लैंगिक संपर्क, रक्त तथा रक्त उत्पाद, ठीक है, साझा सुइयों का उपयोग, यानी एक ही सुई से कई लोगों को जो है इंजेक्शन लगाएं, इससे भी हो जाता है। प्रसव पूर्व संचरण और ऊतक तथा अंगदान से भी जो है एड्स जो है वो फैलने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। केक बनाने की क्रिया, आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। तो केक बनाने की क्रिया में आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है क्योंकि उपस्थित रेशों को हटाने के लिए, आटे की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, भली भांति वायु के प्रकाश के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जो लोग बेकिंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि एयर न पड़े, बबल्स न पड़े केक को फेंटने में, इसीलिए आटे को 2 से 3 बार जो है वह चाला जाता है। इससे क्या होता है? उसकी एयर जो है वह निकल जाती है। जब भी आटे को आप फेंटेंगे तो उसमें बबल्स नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन। भली भांति वायु के प्रवेश के लिए केक बनाने की क्रिया आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है, जिससे उसमें वायु भर जाती है और केक नर्म और मुलायम हो जाता है। ठीक है, बबल्स ना पड़े इसके लिए जो है वह आटे को 2 से 3 बार छाना जाता है। मानव दूध निम्न सोर्स है किसका? लौह का, प्रोटीन का, विटामिन के का या फिर विटामिन B12 का। तो मानव दूध किसका सोर्स है? चलिए देखते हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मानव स्तन से प्राप्त दूध में लौह पदार्थ न्यून मात्रा यानी सबसे कम मात्रा में आयरन पाया जाता है, जबकि इसमें शर्करा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उच्च अनुपात में उपस्थित होता है, जो बच्चे के पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। माँ का दूध बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के अलावा बाल्यावस्था तक शिशु का प्रमुख आहार भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर में व्यवस्था है कार्य का निष्पादन करना, घर के मुखिया का उत्तरदायित्व, पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग या फिर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन। तो घर में जो व्यवस्था होती है उस किसके लिए होती है? तो पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है? घर में व्यवस्थापन है। ठीक है, घर में व्यवस्थापन पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन है। व्यवस्थापन व्यक्ति एवं परिवार निरंतर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का चुनाव करने एवं उपयोग के लिए करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन, इसका सरलीकरण का अर्थ क्या है? तो देखिए, कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, कार्य स्थान को संगठित करना या फिर कार्य क्रिया में कौशल। ठीक है, तो कार्य सरलीकरण का अर्थ है कि अपनी आदतों में बदलाव करके अपने समय और शक्ति की बचत करके सारे काम को करना। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन करके। कई बार ऐसे काम होते हैं जो कि हमारी आदतों में शामिल होते हैं, जिनको अगर हम ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं। तो इस तरीके की आदतों को जो है वो बदल देना चाहिए, जिससे कि हमारा श्रम और हमारी जो है शक्ति, हमारा समय सब कुछ बचे। इसीलिए कार्य संबंधी आदतों में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, यूनेस्को द्वारा या फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं हम लोग। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण का लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूनिसेफ की मदद से तय किया गया है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसका कि मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसका मुख्यालय है। और यूनिसेफ की मदद से इस प्रतिरक्षण कार्यक्रम को संचालित कर 6 बीमारियां कौन कौन सी? तो डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स तथा क्षय रोग के विरुद्ध रीको द्वारा पूर्णतः नियंत्रण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2000 तक विश्व के सारे बच्चों को जो उक्त बीमारियां यानी जो ये 6 बीमारियां ऊपर दी गई हैं, उक्त बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना था। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि मृदुता खनिज की हीनता से होती है, यानी अस्थि मृदुता यानी अस्थियां जो कमजोर होती हैं हमारी, वो किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की या फिर उपर्युक्त सभी।
तो देखिए हमारी जो अस्थि मृदुता यानी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से, क्योंकि हमारी हड्डियों का अधिकांश भाग कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। तो देखिए कैल्शियम की कमी से शरीर में अस्थि मृदु होती है, यानी कि जो अस्थियाँ होती हैं वो कोमल हो जाती है, लचीली हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी के प्रभाव से अस्थि मृदुता नामक रोग हो जाता है। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर व भुरभुरी हो जाती हैं, जिससे कि इनके टूटने का भय जो है वो बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एवं एपिडिक अम्ल का बहुलक है क्या? तो देखिए ये थोड़ा सा टफ का क्वेश्चन है, टफ लेवल का। तो नायलॉन 11, नायलॉन 6, नायलॉन 6 या फिर नायलॉन 6-10। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना तो ज़रूरी है भाई। चलिए देखते हैं। नायलॉन 6 यानी आंसर सही हो जाएगा सी। कैसे? देखिए नायलॉन 6 सिंथेटिक पॉलीमर परिवार के अंतर्गत आता है, जिसे पॉलीएमाइड जो है वह कहा जाता है। यह हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एपिडिक अम्ल के बहुलकीकरण से प्राप्त पॉलीमर है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1935 यानी 1935 में आर्थर वेलेस कैरोथर्स ने किया था। इसके तंतु रेशमी, चमकदार, मजबूत तथा हल्के होते हैं, अतः इनका प्रयोग बड़े पैमाने पर वस्त्र उद्योग में जो है वह किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का कितना हो जाता है? तो जब बालक 1 वर्ष का होता है तो उसके जन्म के भार के 3 गुना हो जाता है। तो ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा बी। कैसे? जन्म के समय बालक का भार 6 से 8 पाउंड होता है। 4 माह में बालक का भार जन्म के भार का 2 गुना हो जाता है, तथा जब बालक 1 वर्ष का होता है तब बालक का भार जन्म के भार का 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है क्या? वास्तविक आय, सामाजिक आय, अप्रत्यक्ष आय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए वास्तविक आय जो है परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है। कैसे? परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन वास्तविक आय का ही उदाहरण है। वास्तविक आय परिवार को उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में होता है। इसे मौद्रिक आय के उपयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा बिना मौद्रिक आय के भी परिवार के सदस्यों के प्रयासों के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक आय 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष होती है और दूसरा अप्रत्यक्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार मॉडल में समाहित है कौन कौन से? तो संचार मॉडल में समाहित है प्रेषक, संदेश, गंतव्य एवं ग्रहणकर्ता, वक्ता, वक्तव्य, माध्यम एवं श्रोता, प्रेषक, संचारकर्ता, संकेत या फिर ग्रहणकर्ता, या फिर प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम एवं ग्रहणकर्ता। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। कैसे? देखिए संचार मॉडल में प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम, ग्रहणकर्ता ये सब जो है वह समाहित होते हैं। इन्हीं के कारण जो है वह एक संचार मॉडल, परफेक्ट संचार मॉडल जो है वह बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपेन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। होम साइंस के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्वेश्चंस मैं जो है आप लोगों को कराती रहूँगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो होम साइंस से रिलेटेड। यहाँ पे सारे पॉइंट आप लोगों को डिटेल में मिलेंगे। ठीक है, मैं जीआईसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वो मुझे मिल जाते हैं तो मैं आप लोगों को उसको ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।